हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर। एंड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022 एंड हम पेपर 2 की बात कर रहे हैं। और पेपर 2 से मैं आपके लिए ढेर सारे एमसीक्यूज लेकर आई हूँ। एमसीक्यूज 100 एमसीक्यूज की सीरीज लेकर के आई हूँ, राइट। जिसमें से हमने काफ़ी सारे किए हुए 100 एमसीक्यूज में से हमने प्रीवियस सेशंस में काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, और उनके बेसिस पे नए क्वेश्चन जो फॉर्मुलेट होते हैं या फिर उनके बेसिस पे जो क्वेश्चन नए नए क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे भी हमने बात की थी, उन पे भी हमने डिस्कशन किया था। एंड जो क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं या फिर आते हैं हमेशा रिपीटेड, उन पे भी हमने बात की थी, राइट। सो ये जो 100 एमसीक्यूज में आपके लिए लेके आई हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। अगर आपने पिछले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पर यूट्यूब पे जा करके। और जो अभी अपकमिंग में सेशंस लेने वाली हूँ, और आज का जो सेशन है आप जितना ज़्यादा सर्कुलेट कर सकते हैं करिए, ताकि जो और बच्चे हैं वो भी बेनिफिट ले सकें इन सेशंस का, राइट। क्योंकि आई एम श्योर कि जो भी क्लासेस मैं लेती हूँ आपके लिए वो बेनिफिशियल होने वाले हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपको एक बूस्टर मिलेगा, आपको बूस्ट करेगा, राइट। सो लेट्स टू द कम टू द पॉइंट and come to the slide where I have to start today. लास्ट सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, दैट वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस टू एन एम्प्लॉई suspended pending inquiry for the first 90 days under the provisions of the Industrial Employment Standing Orders Act 1946. So इसमें आपका आंसर था, जो सही आंसर था, that was 50% of the wages of the workman was entitled to immediately preceding the date of suspension. So this was the right answer for this question, right? So हम आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन होगा मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देती हूँ, राइट। सो पहला क्वेश्चन है आज का हमारा इस सेशन का। एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू इंडक्शन एंड आइडेंटिफाई दोज विच आर आइदर ट्रू और फॉल्स। सो आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से। ऑप्शन ए, induction today is renamed as employee orientation program. B, it is also known by the term onboarding. Third, C, it is for the purpose of socializing the new employees. And D, information induction is better than formal induction. Informal induction is better than formal induction. So ये चारों ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना इनमें से फॉल्स कौन सा है और इसमें से ट्रू कौन सा है, राइट। सो आप क्वेश्चन को फिर से एक बार अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन यू जस्ट नीड टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर थर्ड है दैट इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ए बी सी आर ट्रू, डी इज फॉल्स। डी देखेंगे क्यों फॉल्स है और बाकी किस ए बी सी ट्रू कैसे हैं। सबसे पहले देखेंगे ए को, इंडक्शन टुडे इज रीनेम्ड एज एम्प्लॉय ओरिएंटेशन प्रोग्राम। सो सच बात है, जो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे होंगे या फिर वर्किंग होंगे या फिर नहीं भी काम कर रहे होंगे, तो आपने सुना होगा कि जब कोई भी नया एम्प्लॉय हायर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक इंडक्शन सेशन होता है जहां पर वो एम्प्लॉयज के बारे में बताया जाता है और एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयर के बारे में बताया जाता है। तो एक इंडक्शन प्रोग्राम होता है, दोनों साइड को बताया जाता है कि ये पर्सन ने ज्वाइन किया है, इस पोजीशन के लिए ज्वाइन किया है, ये हमें इस टीम में हमें सपोर्ट करेंगे। उसी तरह बताया जाता है कि ये हमारी टीम है, ये टीम में क्या क्या डिपार्टमेंट है, इस तरह से इंडक्शन दिया जाता है, राइट। सो इंडक्शन जो प्रोग्राम है उसको अब ओरिएंटेशन के नाम से भी जाना जाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, दैट इज ट्रू। सेकेंड देखेंगे बी, इट इज ऑल्सो नोन बाय द टर्म ऑन बोर्डिंग। इसको ऑन बोर्डिंग भी कहा जाता है, दैट इज ट्रू। सी देखेंगे, इट इज फॉर द पर्पज ऑफ सोशलाइजिंग द न्यू एम्प्लॉयज। सो इसका जो पर्पज होता है, इसका जो मोटो होता है इंडक्शन का, ओरिएंटेशन का, तो कि वो सोशलाइज कर पाए, बता पाए कि इस पर्सन ने, वो फेमिलियर, सोशलाइज का मतलब वो फेमिलियर कराते हैं कि इस पर्सन ने हमें इस पोजीशन के लिए ज्वाइन किया है इस ऑर्गेनाइजेशन में, ये हमें इस तरह से हेल्प करेंगे। तो एक तरह से उनका एक सोशलाइजेशन किया जाता है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
डी देखेंगे इनफॉर्मल इंडक्शन इज बेटर देन फॉर्मल इंडक्शन, ये करेक्ट नहीं है, ये सही नहीं है, राइट? सो A, B, C would be true and D is false. So as per this question, option number third would be the right answer. Let's move to the next question. The concept framework of labor welfare is contained in various theories of labor welfare. In the names of the theories given below, pick the wrong ones. So आपको wrong find करना है इसमें से. पहला देखेंगे the trusteeship theory, second B the placating theory, C the need theory, D the friendship theory, E the public relations theory and F the functional theory. सो आपको बताना है इसमें से रॉन्ग कौन सा, आपको रॉन्ग पिक करना है. सो आपके सामने कोट्स हैं, कोट्स में आपका वन देखेंगे ए एंड बी, दूसरा देखेंगे सी एंड डी, तीसरा देखेंगे ई एंड एफ एंड फोर्थ देखेंगे बी एंड ई. सो आप क्वेश्चन को एक बार फिर से अच्छे से पढ़ेंगे एंड देन यू जस्ट नीड टू फाइंड द आंसर. सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी. सी और डी रॉन्ग कैसे देखेंगे? सी में क्या दिया गया है, दैट इज नीड थ्योरी एंड डी में दिया गया है द फ्रेंडशिप थ्योरी. सो क्या क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे, द कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ labor welfare is contained in various theories of labor welfare in the names of theories given below. So इनको वेरियस थ्योरीज में यूज किया गया है, एक्सेप्ट कौन कौन से, जो आपका नीड थ्योरी है और दूसरा जो आपका या फ्रेंडशिप थ्योरी है. नीड थ्योरी और फ्रेंडशिप थ्योरी को छोड़ दिया जाए तो बाकी के जो ऑप्शंस है वो यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक ट्रस्टीशिप थ्योरी, प्लैकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशंस थ्योरी एंड फंक्शनल थ्योरी, राइट? से यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2 सी एंड डी वुड बी द wrong ones. एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है. Firo B was developed by William Kurtz in late 1950s and is based on the theory of interpersonal relations. Firo B stands for. So Firo B क्या किस इसका एक्रोनिम क्या है, इसका एक्रोनिम आपको जानना था. सो वन देखेंगे फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, दूसरा फीलिंग्स इन इंटरपर्सनल रिलेशंस, ओपननेस, बिहेवियर, थर्ड देखेंगे फेलो इंटरपर्सनल रिस्पॉन्स इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड फोर्थ फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशन ओरिएंटेशन एंड बिहेवियर. सो इसका सही आंसर आपको बताना है. आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से रीड करिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फंडामेंटल इंटरपर्सनल रिलेशंस ओरिएंटेशन बिहेवियर. So F stands for fundamental, I stands for interpersonal, fundamental interpersonal, R stands for relations and O stands for orientation. So FIRO का full form क्या हो जाएगा, fundamental interpersonal relations orientation. B stands for behavior. So in fundamental interpersonal relations orientation behavior would be the right answer for this. FIRO B stands. FIRO B, right? Next, let's move to the next. रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उसको पढ़ना है. यूनियन डिमांड हाई वेजेस टू काउंटर इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास. हायर वेज enhance the purchasing power of the workers, theory raising inflation. Which of the following inference are wrong? आपको wrong one चूज करने हैं. आपके सामने ऑप्शंस हैं. यूनियन हैव द सोल पर्पस ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वर्कर्स. बी enhanced wages increase the purchasing power of workers. C inflation and purchasing power are negatively correlated. And D inflation drives union to go for demanding higher wage. So आपको wrong one इसमें से फाइंड करना है. आपके सामने ऑप्शंस हैं. आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन.
सो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 4, सी वुड बी द राइट आंसर। सी आपको रॉन्ग चूज करना था, इसमें से सी सिर्फ रॉन्ग होगा, बाकी के सही होंगे। देखेंगे कैसे। यूनियंस हैव द सोल पर्पस ऑफ इंप्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ वर्कर, दैट इज करेक्ट। जो यूनियन का जो पर्पस होता है, उनका पर्पस ये होता है कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनमें उनको बेहतर किया जा सके, उनका उनमें सुधार किया जा सके। बी देखेंगे, इनहैंस वेजेस इंक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ वर्कर्स। वो चाहते क्या है, वो ये चाहते हैं कि जो उनका जो परचेजिंग पावर है वर्कर्स का वो बढ़े, वो इंक्रीज हो। सी क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर आर निगेटिवली कोरिलेटेड, ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है, राइट। एंड डी देखेंगे, इन्फ्लेशन ड्राइव्स यूनियन टू गो फॉर डिमांडिंग हायर वेज। ऑब्वियस सी बात है, जब महंगाई ज्यादा बढ़ेगी तो वर्कर्स क्या करेंगे, वर्कर्स अपने सैलरी में हाई की बात करेंगे कि इतने सैलरी में हमारा काम अब नहीं चल रहा, आप हमारी सैलरी बढ़ाइए। तो जहां पर इन्फ्लेशन आएगा वहीं पर फिर हायर वेज की डिमांड होने लगेगी। तो यहाँ पर ए बी एंड डी आर ट्रू एंड मतलब करेक्ट है, और सी जो है वो रॉन्ग है। सो आपको क्वेश्चन में पूछा ही था कि रॉन्ग वन चूज करना था आपको। सो इसे रॉन्ग सिर्फ डी में दिया गया है, 4 में दिया गया है, एंड फोर्थ ऑप्शन में आपका ओनली सी दिया गया है, राइट। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। Let's move to the next. There exists provision of statutory welfare facilities under various labor legislation. Match them. Provisions हैं और act है आपके सामने। पहला है crèche if employs more than 30 women workers. B, crèche if employing 50 or more than women workers. ठीक है, इसमें दिया गया जो प्रोविजंस है उसमें ए बी सी डी में दिया गया है, और वो प्रोविजंस एक्ट में कौन से एक्ट में वो मैच करता है वो बताना है आपको, राइट। तो सी में देखेंगे, कैंटीन्स इफ एम्प्लॉइंग 150 और मोर वर्कर्स, तो इसको ये कौन से एक्ट में आया था, इस तरह से आपको मैच करना है। डी देखेंगे, कैंटीन्स इफ एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स, और आपके सामने एक्ट दिए गए हैं जिसमें आप देखेंगे, पहला द माइंस एक्ट 1952, सेकेंड द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, third the motor transport workers act 1961, and D the plantation labor act 1951। आपको सही आंसर मार्क करना है, प्लीज फाइंड द आंसर। आप क्वेश्चन को एक बार सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप एक बार एक या दो को मैच कर लेंगे तो बाकी के आप ऑटोमेटिकली मतलब वो सेट हो जाएंगे, आप उसको मैच कर पाएंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2143। लाइक आपका देखेंगे जो ऑप्शन ए है, क्रेच इफ एम्प्लॉइंग मोर देन 30 वुमेन वर्कर्स, ये कौन से एक्ट में दिया गया था, दैट इज गिवन इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में आपको बोला गया, ये दिया गया था प्रोविजन दैट क्रेच की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैक्ट्री में मोर देन 30 वुमेन्स काम कर रही हैं तो क्रेच फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी। ये बात बोली गई थी, ये प्रोविजन आया था फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में। वहीं पर वेयर एज बी ऑप्शन देखेंगे, क्रेच इफ एम्प्लॉइंग मोर 50 और मोर वुमेन वर्कर्स, और कौन से एक्ट में ये प्रोविजन आया था कि क्रेच की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर एम्प्लॉय जो वुमन की जो संख्या है वो 50 होनी चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी, किस टाइप की थी, दैट इज माइंस एक्ट। माइंस एक्ट 1952 के तहत बोला गया था कि ये जो प्रोविजन है क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर 50 से ज्यादा औरतें काम कर रही हैं किसी भी माइन में, तो उनको क्रेच फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि जो मोर देन 30 मोर देन 30 वुमेन्स अगर वर्किंग है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फैक्ट्री में, तो वहां पे फैक्ट्री की बात 30 फैक्ट्री की बात करता है, 50 माइंस की बात करता है। सो आप याद रखेंगे कभी भी कंफ्यूज, क्योंकि ये क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं कि 30 वाला किस में दिया है, 50 वाला किस में दिया गया है, या फिर दोनों की क्वेश्चन अगर अलग अलग पूछ लिए जाते हैं, अगर दोनों के क्वेश्चन इस तरह से मैच करने को नहीं आते हैं तो आप कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे तो आप एग्जाम में फंस जाएंगे। आप सोचेंगे कि अरे मैंने तो ये भी पढ़ा था कि क्रेच की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है अगर 50 से ज्यादा औरतें काम करती हैं। तो आप अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा कि ये दो एक्ट आए थे जिनमें एक तो माइंस एक्ट था और एक आया था फैक्ट्रीज एक्ट,
तो आप दोनों में कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि नहीं कोई एक था जिसमें फैक्ट्रीज का माइंस में मार्क कर देंगे, माइंस का फैक्ट्रीज वाले में कर देंगे, क्योंकि आपको क्लियर आपके कॉन्सेप्ट को में क्लैरिटी नहीं रहेगी, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे, राइट। सो हमेशा याद रखिएगा कि 2 एक्ट आए थे रिलेटेड टू दिस क्रेच फैसिलिटी। पहला जो था 30 वुमन वाला वो फैक्ट्रीज एक्ट में लागू हुआ था, जो 50 वुमन वाला था वो माइंस एक्ट में लागू किया गया था, राइट। जो कम वाला था फैक्ट्री में और जो ज्यादा वाला था वो माइंस में। आप इस तरह से याद रखेंगे इसको कि दोनों ये 2 टाइप के एक्ट है, एक मत समझ लीजिएगा आप। सी देखेंगे, कैंटीन्स इफ एम्प्लॉइंग 150 और मोर वर्कर्स। कैंटीन्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता चलेगा कि वो एक्ट के अंदर क्या बात की जा रही है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 150 या 150 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो कैंटीन की फैसिलिटीज प्रोवाइड की जानी चाहिए। ये किसमें बोला गया था? दैट इज गिवन इन द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951। सो प्लांटेशन लेबर एक्ट में बोला गया था कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इन द सेंस कि प्लांटेशन के जो प्लांटेशन लेबर एक्ट है उसके तहत बात की गई थी कि अगर 150 या 150 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उनको कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। कैंटीन इफ एम्प्लॉइंग 100 और मोर। और जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी? मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट 1961 के तहत कोई भी एम्प्लॉय जो मोटर ट्रांसपोर्ट लाइन में काम कर रहा है, अगर तो उस कंपनी में उस ऑर्गेनाइजेशन में 100 पीपल काम कर रहे हैं या फिर 100 से ज्यादा काम कर रहे हैं तो कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। वेर एज प्लांटेशन इंडस्ट्री में 150 अगर वर्कर्स हैं काम कर रहे हैं या फिर इससे ज्यादा कर रहे हैं तो कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का फॉर्मेशन बहुत इजी है, लेकिन आप इसमें इजी क्वेश्चन ही ज्यादा फंसाते हैं और कंफ्यूज करते हैं और उसमें आपके मार्क नेगेटिव बना देते हैं। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जब क्रेच की बात आएगी कम कम वुमन की तो फैक्ट्रीज की बात करेंगे, जब ज्यादा वुमन की बात आएगी 50 वुमन की बात आएगी क्रेच फैसिलिटी के लिए तब वो माइंस की बात की जाए, क्योंकि माइंस में काम करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, बहुत हार्ड होता है। माइंस में औरतें काम को प्रिफर नहीं किया जाता, और वो भी माइंस में जब काम औरतों को अलाउ किया जाता है तो उसमें ये देखा जाता है कि माइंस में औरतें ग्राउंड अंडर द ग्राउंड नहीं जाए, वो एबव द ग्राउंड ही काम करें, राइट। थोड़ा रिस्की होता है। तो जब 30 वुमन काम कर रही हैं किसी भी एक फैक्ट्री में तो वो फैक्ट्री की बात होगी, या फिर अगर 50 वुमन की बात हो रही है और क्रेच फैसिलिटी की बात हो रही है तो आप सीधे पकड़ेंगे माइंस की। वेर एज कैंटीन में अगर कैंटीन फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है अगर जहाँ पे 150 पीपल हैं तो वो प्लांटेशन की बात की जा रही है, प्लांटेशन इंडस्ट्री की बात की जा रही है। वही वेर एज कैंटीन एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कर्स, अगर कैंटीन की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है और जहां पर 100 पीपल काम कर रहे हैं तो वो मोटर ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें आप क्लियर रखिएगा अपने माइंड में, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 3। The direct principle of state policy as contained in the Constitution of India contains article incorporating provisions for labor welfare. Which among the following articles does not contain provisions for labor welfare? Right. So इसका सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर में आप तभी पा पाएंगे जब आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, अगर नहीं आता हो तभी भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। So here the correct answer for this question is option number 3rd. Article 40 की बात की जा रही है। Direct principle of state policy as contained in the Constitution of India contains article incorporating provisions for labor welfare. Which among the following articles does not contain provision for labor welfare? So जो article 40 है वो किसी भी तरह का labor welfare की बात नहीं करता है। So इसलिए article 40 would be the right answer. आर्टिकल 38, 39 एंड 41 लेबर वेलफेयर की बात करते हैं, जबकि आर्टिकल 40 लेबर वेलफेयर की बात नहीं करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3rd, आर्टिकल 40। Which of the following is true relating to appointment of site appraisal committee under the Factories Act 1948? So आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है to appointment of site appraisal committee under the Factories Act 1948.
आपके सामने ऑप्शंस है। ऑप्शन 1, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटेड। ऑप्शन 2, both state government and central government can appoint it. Third, state governments may appoint it in consultation with the central government. Option 4, central government may appoint a committee for each state in consultation with the respective state governments. So आपको सही आंसर बताना है और आपको बताना है ट्रू इसमें से, राइट? सो इसका सही आंसर हो जाएगा, अब दैट इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इट। विच, क्या पूछा था क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ट्रू पूछा था। रिलेटिंग टू अपॉइंटमेंट ऑफ साइट अप्रेजल कमिटी, साइट से आप ट्रिक के तौर पे याद रखेंगे दैट एस ए साइट और एस ए स्टेट। तो साइट, जहां पे साइट की बात होगी, साइट अप्रेजल कमेटी की बात होगी, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट की बात आएगी। तो एस ए साइट और एस ए स्टेट, इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं, इस तरह से आप एक ट्रिक बना सकते हैं, राइट? जहां पे साइट अप्रेजल कमेटी की बात होगी वहां पे स्टेट गवर्नमेंट आएगा, ठीक है? तो स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इट, बाकी के रॉन्ग है। करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट इट। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट? सो आज हमने ये जो भी जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा, एंड आपको इससे बेनिफिट मिलने वाला है और ज़रूर मिलेगा बेनिफिट अगर आप इसी तरह क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उनको अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं। क्योंकि एक बार से आपको चाहे थ्योरी पार्ट हो या फिर एमसीक्यूज हो या फिर पीवाईक्यूज हो, सिर्फ एक बार अगर उसको पढ़ते हैं या फिर एक ग्लिम्स डालते हैं तो आप एक बार से अपने माइंड में रिटेन नहीं रख सकते एग्जाम तक। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बीच बीच में ग्लिम्स डालना चाहिए थ्योरी पार्ट को भी, और ये जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, पीवाईक्यूज होते हैं, उनको आप सॉल्व करते रहना चाहिए, और क्वेश्चन में रिपीटिशन भी होना चाहिए ताकि वो क्वेश्चन अगेन आपका रिवाइज होता रहे, राइट? सो आई होप आपको मेरा सेशन पसंद आया होगा और आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करेंगे। जिन, अगर आपको लगता है कि मेरे फ्रेंड सर्कल में भी लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, प्रिपेयर करने वाले बच्चे हैं जो कि पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है और हो सकता है ये वीडियो, सो आप उनको ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन पे प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे मेरे अपकमिंग वीडियोस की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।